हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल समिधा संस्कृतम। आज मैं आपके लिए रुचिरा प्रथमो भाग है जो कि कक्षा छठी की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है, उसका एकादश पाठ पुष्पोत्सव लेकर आई हूँ, जिसका अर्थ है फूलों का उत्सव। प्रस्तुत पाठ सप्तमी विभक्ति पर आधारित है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और अधिकरण कारक का कारक चिन्ह क्या है? में या पर। आज की इस वीडियो में हम इस पाठ के शब्दार्थ भी करेंगे, हिंदी अनुवाद भी करेंगे, व इस पाठ का अभ्यास भी करेंगे। चलिए पाठ की शुरुआत इस पाठ के शब्दार्थों से करते हैं। सबसे पहला शब्द है उत्सव प्रिय, जिसका अर्थ है उत्सवों का प्रेमी। कुत्रचित कहीं पर। शस्योत्सवः फसलों का उत्सव। पशु उत्सवः पशुओं का उत्सव। पशु प्लस उत्सव शब्द यहाँ पर आपकी दीर्घ स्वर संधि हुई है। यानोत्सवः गाड़ियों का उत्सव। अन्यतमः कई में से एक। पुष्पोत्सवः फूलों का उत्सव। इति नामना इस नाम से। अवसरे अवसर पर। पुष्प निर्मितानि फूलों से बने हुए। व्यजनानि पंखे। पुष्प व्यजनानि फूलों के पंखे। समाधि स्थले दरगाह। अर्पयन्ति अर्पित करते हैं। पाटल पुष्पै गुलाब के फूलों से। कर्णिकार पुष्पै कनेर के फूलों से। जपा पुष्पै जवा कुसुम के फूलों से या गुड़हल के फूलों से। मल्लिका पुष्पै चमेली के फूलों से। नयंती ले जाते हैं। यावत तक। प्रचलति चलता है। पतंगा नाम पतंगों का। उड्डयनम उड़ना। मल्लयुद्धम कुश्ती। तो बच्चों ये तो थे इस पाठ के शब्दार्थ। चलिए अब इस पाठ के शब्दार्थों के बाद इस पाठ का हिंदी अनुवाद प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला गद्यांश इस प्रकार से है। उत्सव प्रिय भारत देश। भारत देश उत्सवों का प्रेमी है। अत्र कुत्रचित शस्योत्सवः भवति। अत्र एक अव्यय पद है जिसका अर्थ है यहाँ। कुत्रचित ये भी एक अव्यय शब्द है जिसका अर्थ है कहीं पर। यहाँ कहीं पर फसलों का उत्सव होता है। कुत्रचित पशु उत्सवः भवति। कहीं पर पशुओं का उत्सव होता है। कुत्रचित धार्मिक उत्सवः भवति। कहीं पर धार्मिक उत्सव होता है। कुत्रचित च यानोत्सवः। च का अर्थ है और, ये भी एक अव्यय शब्द है। और कहीं पर गाड़ियों का उत्सव होता है। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पो उत्सवः इति। एतेषु का अर्थ है इनमें से, यानी कि जितने भी उत्सवों के हमने नाम लिए हैं इन उत्सवों में से। एव मैंने ही, अस्ति है, इनमें से ही फूलों का उत्सव एक है। अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्धा अस्ति। अयम का अर्थ है यह फूलों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं द्वितीय गद्यांश की ओर, जो कि इस प्रकार से है। देहल्या मेहरोली क्षेत्रे अक्टूबर मासे अस्य आयोजनम भवति। देहल्या का अर्थ है दिल्ली में, देहली में मेहरोली नामक स्थान पर अक्टूबर मास में अस्य आयोजनम भवति, इसका आयोजन होता है। यानी कि इस फूलों के उत्सव का आयोजन दिल्ली के मेहरोली स्थान पर अक्टूबर के महीने में होता है। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। अस्मिन् का अर्थ है इस, अवसरे अवसर पर, तत्र वहाँ, बहुविधानि पुष्पाणि बहुत प्रकार के फूल, दृश्यन्ते देखे जाते हैं। इस अवसर पर वहाँ बहुत प्रकार के फूल देखे जाते हैं। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि।
परम का अर्थ होता है परंतु, परंतु प्रमुख आकर्षण तू का अर्थ है तो, अस्ति माने है, पुष्प निर्मितानि व्यजनानि फूलों से बने हुए पंखों का है। जनाः एतानि पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। च का अर्थ है और जनाः लोग एतानि पुष्प व्यजनानि इन फूलों के पंखों को योग माया मंदिर में बख्तियार काकी इस समाधि स्थल पर अर्पयन्ति का अर्थ है अर्पित करते हैं। केचन पाटल पुष्पै निर्मितानि, केचन का अर्थ है कुछ पंखे पाटल पुष्पै निर्मितानि यानी कि गुलाब के फूलों से निर्मित। केचन कणिकार पुष्पै, कुछ कनेर के फूलों से। अन्यै जपा कुसुमई, अन्य का अर्थ है दूसरे या और, जपा कुसुमई जवा या गुड़हल के फूलों से निर्मित। अपरई मल्लिका पुष्पई, कुछ दूसरे, अपरे का मतलब होता है दूसरे, चमेली के फूलों से। इतरे च गेंदा पुष्पई निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति, इतरे का अर्थ है अन्य, च का अर्थ है और कुछ अन्य गेंदे के फूलों से बने हुए व्यजनानि यानी कि पंखों को लेकर जाते हैं। कहाँ लेकर जाते हैं? बख्तियार समाधि स्थल पर। और किस लिए लेकर जाते हैं? अर्पित करने के लिए। अयम उत्सवः दिवसत्रयं यावत् प्रचलति। अयम का अर्थ है यह उत्सव दिवसत्रयं 3 दिनों, यावत का अर्थ है तक, प्रचलति चलता है। यह उत्सव 3 दिनों तक चलता है। कौन सा उत्सव? पुष्पोत्सवः। एतेषु दिवसेषु पतंगानां उड्डयनं विविधा क्रीडा मल्लयुद्धं च अपि प्रचलति। एतेषु दिवसेषु, और इन दिनों में, कौन से दिनों में? इन 3 दिनों में जब ये उत्सव चल रहा होता है। पतंगानां उड्डयनम, पतंगों का उड़ना, विविधा क्रीड़ा, विभिन्न प्रकार के खेल, मल्लयुद्धम च अपि प्रचलति, और कुश्ती भी, मल्लयुद्ध का अर्थ होता है कुश्ती, कुश्ती भी चलती है। चलिए बढ़ते हैं अब इस पाठ के अंतिम गद्यांश की ओर। विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः पुष्पो उत्सवः जनान् आनंदयति। विगते का अर्थ है पिछले, 200 वर्षेभ्यः 200 वर्षों से, पुष्पोत्सव है फूलों का उत्सव, जनान लोगों को, आनंदयति आनंदित कर रहा है। पिछले 200 वर्षों से फूलों का उत्सव लोगों को आनंदित कर रहा है। मध्य इयं परंपरा स्थगिता आसीत्। मध्य का अर्थ है बीच में, इयं यह, परंपरा स्थगिता आसीत्, स्थगिता का अर्थ है बंद, आसीत् का मतलब है थी, बंद हो गई थी। बीच में यह जो पुष्पोत्सव की परंपरा है वो बंद हो गई थी। परम स्वतंत्रता प्राप्तेः पश्चात इयं मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा। परम का अर्थ होता है परंतु, अव्यय शब्द है। स्वतंत्रता प्राप्ते पश्चात, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। इयम, इयम का अर्थ है यह, मनोहारिणी मनोहर, परंपरा पुनः, पुनः का अर्थ होता है दोबारा या फिर से, समारब्धा आरंभ हो गई। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह मनोहर परंपरा फिर से आरंभ हो गई। पुष्पो उत्सवः अद्य अपि सौल्लासं सौत्साहं च प्रचलति। पुष्पोत्सव का अर्थ है फूलों का उत्सव। अद्य अपि, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हुई है अद्य प्लस अपि शब्द में। अद्य का अर्थ है आज और अपि का मतलब है भी, दोनों ही अव्यय पद हैं। आज भी उल्लास के साथ, और च का अर्थ है और उत्साह के साथ प्रचलित है या चल रहा है। तो बच्चों ये तो था पुष्पो उत्सव है पाठ का हिंदी अनुवाद।
आशा करती हूँ कि अब आपको ये पाठ अच्छे प्रकार से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं इस पाठ के अभ्यास की ओर, जिसका सबसे पहला प्रश्न है वचना अनुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। वचन के अनुसार रिक्त स्थान को भरिए। मैंने आपको पाठ की शुरुआत में ही एक बात स्पष्ट की थी कि प्रस्तुत पाठ सप्तमी विभक्ति पर आधारित है और आपका ये प्रथम प्रश्न भी सप्तमी विभक्ति पर ही आधारित है। यथा उदाहरण के रूप में आपको मंदिर शब्द की सप्तमी विभक्ति दी गई है। मंदिरे, मंदिरे का अर्थ है एक मंदिर में। मंदिरयो, दो मंदिरों में। मंदिरेषु, अनेक मंदिरों में। इस उदाहरण का अनुसरण करते हुए आपको अन्य रिक्त स्थानों की भी पूर्ति करनी है। चलिए तो करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। अवसरे, अवसर पर, एक अवसर पर। अवसरयो, दो अवसरों पर। अवसरेषु, अनेक अवसरों पर। स्थले, एक स्थल पर या एक स्थान पर। स्थल्यो, दो स्थानों पर। स्थलेषु, अनेक स्थानों पर। दिवसे, एक दिन में। दिवसेयो, दो दिनों में। दिवसेषु, अनेक दिनों में। क्षेत्रे, एक क्षेत्र में। क्षेत्रयो, दो क्षेत्रों में। क्षेत्रेषु, अनेक क्षेत्रों में। व्यजने, एक पंखे में। व्यजनयो, दो पंखों में। व्यजनेषु, अनेक पंखों में। पुष्पे, एक फूल में। पुष्पयो, दो फूलों में। पुष्पेषु, अनेक फूलों में। तो बच्चों ये सारा का सारा संपूर्ण प्रश्न आपका सप्तमी विभक्ति पर आधारित था। दूसरा प्रश्न, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिं योजित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में उचित विभक्ति जोड़कर रिक्त स्थान को भरिए। सबसे पहला वाक्य है डैश बहवः उत्सवः भवन्ति। हमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, भारतम और भारते। भारतम और भारते में से क्या आएगा? भारते। भारते बहवः उत्सवः भवन्ति। भारत में बहुत से उत्सव होते हैं। डैश मीना वसंती, सरोवरे या सरोवरात। जी हाँ, सरोवरे। सरोवर में मछलियां रहती हैं। जनाः डैश पुष्पाणि अर्पयन्ति, मंदिरेण या मंदिरे। मंदिरे। जनाः मंदिरे पुष्पाणि अर्पयन्ति, लोग मंदिर में फूलों को अर्पित करते हैं। खगाः डैश निवसन्ति, नीडानि या नीडेषु। नीडेषु। खगाः नीडेषु निवसन्ति। छात्राः डैश प्रयोगं कुर्वन्ति, प्रयोगशालायां या प्रयोगशालायाः। तो क्या आएगा बच्चों? प्रयोगशालायां। छात्राः प्रयोगशालायां प्रयोगं कुर्वन्ति। छात्र प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। डैश पुष्पाणि विकसन्ति, उद्यानस्य या उद्याने। यहाँ पर क्या आएगा? उद्याने। तो आपने एक बात नोट की कि जितने भी रिक्त स्थानों की हमने पूर्ति की है उनमें सही आंसर हमारा सप्तमी विभक्ति ही रहा है, यानी कि ये प्रश्न भी आपका सप्तमी विभक्ति पर ही आधारित था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि इस प्रकार से है। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। अधोलिखित पदों के आधार पर सार्थक वाक्यों की रचना कीजिए। हमें 3 कॉलम्स दिए गए हैं और हर एक कॉलम में आपको अलग अलग पद दिया गया है। हमें करना क्या है कि हर कॉलम से एक पद को लेना है और तीनों को मिलाकर एक वाक्य का निर्माण करना है। चलिए प्रश्न करना शुरू करते हैं। वानरः, सबसे पहले कॉलम में हमें क्या शब्द दिया गया? वानरः।
दूसरे कॉलम के शब्दों के ऊपर ध्यान दें, कौन कौन से शब्द हैं? वनेषु, वृक्षेषु, जले, आकाशे, उद्याने। वानर का संबंध किससे है? जी हाँ, वृक्षेषु। अब हम अगले कॉलम की ओर चलते हैं। तरंती, नृत्यंती, उत्पतंती, गर्जंती, कुर्दंती। इनमें से किस क्रिया का संबंध वानर से है? जी हाँ, कुर्दंती। तो हमारा वाक्य क्या बना? वानरः वृक्षेषु कुर्दन्ति। अगला पद है सिंह, और द्वितीय कॉलम में हमारे पास कौन कौन से शब्द हैं? वनेषु, जले, आकाशे, उद्याने। सिंह का संबंध किससे होगा? वनेषु से। तरंती, नृत्यंती, उत्पतंती, गर्जंती। इन चारों क्रियाओं में से किससे संबंध है सिंह का? जी हाँ, गर्जंती शब्द से। तो हमारा वाक्य क्या बना? सिंहा वनेषु गर्जन्ति। मयूराः, मयूराः का संबंध किससे है? जले, आकाशे या उद्याने? जी हाँ, उद्यान शब्द से। तो यहाँ पर क्या आएगा? उद्याने। क्रियाएं कौन कौन सी हैं हमारे पास? तरंती, नृत्यंती, उत्पतंती। और मोर का संबंध किससे है? नृत्यंती। तो हमारा वाक्य क्या बना? मयूरः उद्याने नृत्यन्ति। मत्स्यः, मत्स्य का अर्थ होता है मछलियाँ। आकाशे, जले। तो मछलियाँ कहाँ रहती हैं? जल में। तो क्या आएगा? जले। और क्रियाएं हमारे पास अब दो ही बची हैं, तरंती और उत्पतंती। तो क्या आएगा? तरंती। तो वाक्य क्या बना हमारा? मत्स्य, जले, तरंती। खगः, खगा का अर्थ होता है पक्षी। और हमारे पास अब कौन से पद बचे हैं? आकाशे और उत्पतंती। तो वाक्य क्या बनेगा? खगः आकाशे उत्पतंती। प्रश्न 4, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबसे पहला प्रश्न है, जनाः पुष्पव्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति। लोग फूलों के पंखों को कहाँ पर अर्पित करते हैं? तो हमारा आंसर क्या होगा? योगमाया मंदिरे। जनाः पुष्पव्यजनानि योगमाया मंदिरे अर्पयन्ति। पुष्पो उत्सवस्य आयोजनं कदा भवति। फूलों के उत्सव का आयोजन कब होता है? आंसर क्या होगा? अक्टूबर मासे, अक्टूबर के महीने में। पुष्पोत्सवस्य आयोजनम अक्टूबर मासे भवति। अस्माकं भारत देशः कीदृशः अस्ति। हमारा भारत देश कैसा है? कैसा है? उत्सव प्रियः। अस्माकं भारत देशः उत्सव प्रियः अस्ति। पुष्पोत्सवः केन नामना प्रसिद्धः अस्ति। फूलों का उत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? फूल वालों की सैर। पुष्पो उत्सवः फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्धः अस्ति। पुष्प उत्सव फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। मेहरौली क्षेत्रे कस्याः मंदिरं कस्याः समाधिस्थलं च अस्ति। मेहरौली क्षेत्र में कस्या मंदिर का अर्थ है किसका मंदिर है, कस्या समाधि स्थल च अस्ति और किसका समाधि स्थल है। तो मंदिर किसका है? योगमाया देव्याः। और समाधि स्थल किसका है? बख्तियार काकी। तो हमारा आंसर क्या होगा? मेहरौली क्षेत्रे योगमाया देव्याः मंदिरं बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थल च अस्ति। प्रश्न 5, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितानां विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में उचित विभक्ति का प्रयोग करके वाक्यों को पूरा कीजिए। यथा सरोवरे मीनाः सन्ति। सरोवर में मछलियां हैं। इसी प्रकार से आपने अन्य वाक्यों में भी विभक्तियों का प्रयोग करना है। डैश कच्छपाः भ्रमन्ति। तो हमें शब्द क्या दिया है? तड़ाग। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? जी हाँ, सप्तमी विभक्ति एक वचन। तड़ागे कच्छपाः भ्रमन्ति।
डैश सैनिकाः सन्ति। शिविर शब्द हमें दिया गया है तो इसकी हम सप्तमी विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे। क्या शब्द बनेगा? शिविरे। शिविरे सैनिकाः सन्ति। शिविर में सैनिक हैं। यानानि डैश धावन्ति। पद दिया गया है राजमार्ग, तो हम इसमें भी राजमार्ग शब्द की सप्तमी विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे। यानानि राजमार्गे धावन्ति। गाड़ियां राजमार्ग पर दौड़ती हैं। डैश रत्नानि सन्ति। और शब्द क्या दिया गया है? धरा। और धरा एक स्त्रीलिंग शब्द है तो हम यहाँ पर स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एकवचन का ही प्रयोग करेंगे। आंसर क्या आएगा? धरायाम रत्नानि सन्ति। पृथ्वी पर रत्न हैं। बालाः डैश क्रीडन्ति। शब्द है क्रीड़ा क्षेत्र। क्रीड़ा क्षेत्र की सप्तमी विभक्ति एकवचन क्या होगी? क्रीड़ा क्षेत्रे। बालाः क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति। बच्चे खेल के मैदान में खेलते हैं। चलिए बढ़ते हैं इस पाठ के अंतिम प्रश्न की ओर, जो कि इस प्रकार से है। मंजूषतः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषा से पद चुनकर खाली स्थान भरिए। और मंजूषा में पद कौन कौन से दिए गए हैं? पुष्पेषु, गंगायां, विद्यालय, वृक्षयो, उद्यानेषु। सबसे पहला वाक्य है वयम डैश पठामः। हम डैश में पढ़ते हैं, तो क्या आएगा? जी हाँ, विद्यालय। हाँ, वयम विद्यालय पठामः। हम स्कूल में पढ़ते हैं। जनाः डैश भ्रमन्ति। लोग कहाँ घूमते हैं? जी हाँ, उद्यानेषु। जनाः उद्यानेषु भ्रमन्ति। डैश नौकाः सन्ति। गंगायां नौकाः सन्ति। गंगा में नावें हैं। डैश भ्रमरः गुंजन्ति। तो क्या आएगा यहाँ पर? जी हाँ, पुष्पेषु भ्रमरः गुंजन्ति। फूलों पर भंवरे गुंजन करते हैं। डैश फलानि पक्वानि सन्ति। और अब हमारे पास एक ही पद बचा है, वृक्षयो। जी हाँ, वृक्षयो फलानि पक्वानि सन्ति। वृक्षों पर पके हुए फल हैं। तो ये था आपके एकादश पाठ का अभ्यास। आशा करती हूँ कि आपको अब ये पाठ अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। अब आपको करना क्या है? इस पाठ के सभी शब्दार्थों को, हिंदी अनुवाद को व इसके अभ्यास को अपनी संस्कृत की नोटबुक में लिखना है। ना केवल लिखना है, आपको इस पाठ को याद भी करना है। कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलेंगे नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।